मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का 100 बात की एक बात में आज बेंगलुरु में 48 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। मणिपुर में पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच से नकाबपोश बदमाशों ने फिल्मी अंदाज में 18 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दे दिया। विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले राजस्थान में जोड़ तोड़ भी शुरू हो गई और कांग्रेस ने निर्दलियों और छोटे दलों से संपर्क शुरू कर दिया, यह माना भी। और छत्तीसगढ़ चुनाव के नतीजों से पहले ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर दावा ठोक दिया। बड़ी खबर आई कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। वहां एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 48 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। यह धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि धमकी भरा ईमेल एक साथ सभी स्कूलों को भेजा गया, जिसमें यह दावा किया गया कि स्कूलों के अंदर बम रखे हुए हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। इस धमकी भरे ईमेल के मिलने की सूचना फौरन पुलिस और प्रशासन को दी गई। एहतियातन सभी 48 स्कूलों से करीब 5000 बच्चों और स्टाफ को बाहर निकाल लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थोड़ी देर में सभी स्कूलों में बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचकर बमों की तलाश में जुट गए और स्कूल के अंदर और बाहर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाने लगी, क्योंकि एक साथ 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलना कोई मामूली बात नहीं है। इसी वजह से हर एक चीज को खंगालने का काम शुरू कर दिया गया। इस बीच स्कूल की तरफ से फौरन बच्चों के घर वालों को भी इसकी सूचना दे दी गई, जिसके बाद शहर के उन सभी 48 स्कूलों के बाहर बच्चों के घर वालों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को सही सलामत स्कूल से घर ले जाने की कोशिश में दिखा। बेंगलुरु शहर के एक स्कूल के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में स्कूल के गेट के बाहर बच्चों के घर वालों की भीड़ दिखाई दी। वहाँ मौजूद हर आदमी और महिला अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर परेशान नजर आए, क्योंकि शहर के 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से पूरे शहर में दहशत फैल गई। और जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाले ने एक साथ 48 स्कूलों को ईमेल भेजे, जिसमें उसने ये दावा किया कि स्कूल के अंदर ही बम छिपा कर रखा गया है, जो किसी भी वक्त फटकर तबाही मचा सकता है। इस धमकी के फौरन बाद सभी स्कूलों से बच्चों और स्टाफ को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया, ताकि किसी भी अनहोनी से पहले ही स्कूलों को खाली किया जा सके। जानकारी के मुताबिक जिन 48 स्कूलों में बम रखने और वहां तबाही मचाने की धमकी दी गई, उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 5000। और इसी वजह से धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद शहर के 48 प्राइवेट स्कूलों ने पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन ने बच्चों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को फौरन निकालने का काम शुरू किया और कुछ ही घंटों के अंदर 48 स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 5000 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बीच शहर के एक स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में स्कूल के अंदर एक ग्राउंड में बड़ी संख्या में बच्चे दिखाई दिए, जबकि स्कूल के बाहर घर वाले अपने बच्चों के निकलने का इंतजार करते नजर आए। दूसरी तरफ सूचना मिलने के तुरंत बाद सभी 48 स्कूलों में बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचकर बम की तलाश में जुट गए। स्कूल के अंदर और बाहर एक एक चीज को खंगालने का काम शुरू कर दिया गया। और इस अफरा तफरी के बीच राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार उन्हीं 48 स्कूलों में एक स्कूल पहुंच गए और वहां हालात का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया कि एक साथ 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी की खबर मिलने के बाद वो भी सतर्क हो गए, क्योंकि जिन 48 स्कूलों को धमकी मिली, उनमें कुछ स्कूल डीके शिव कुमार के घर के नजदीक है। इसी वजह से ईमेल भेजकर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद वो एक्शन में आ गए। वो फौरन पास के ही एक स्कूल में पहुंच गए और वहां के हालात का जायजा लिया। इस दौरान वो स्कूल के अंदर अधिकारियों से बातचीत करते भी दिखाई दी। बाद में उन्होंने बताया कि ईमेल भेजकर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी महज एक अफवाह थी और ये काम कुछ शरारती तत्वों का हो सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोपियों के जल्द पकड़े जाने का भरोसा भी दिया। I think within few hours, my crime department, cyber crime department will trap them. It is a hoax call. हालांकि स्कूलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को किसी भी स्कूल से किसी तरह का कोई बम या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ, लेकिन स्कूलों में बम रखने या फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल 8 अप्रैल को बेंगलुरु के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इस दौरान शहर के 7 स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच के बाद ये सिर्फ अफवाह निकली थी,
लेकिन इस बार एक साथ 48 प्राइवेट स्कूलों को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मतलब पिछली बार की तुलना में इस बार 2 गुने से भी ज्यादा स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई। और इसी वजह से इस धमकी के मिलने के बाद स्कूल प्रशासन के साथ पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। राहत की बात यह रही कि सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई, लेकिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। दिल्ली में इसी साल अब तक 4 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि ये सभी धमकियां भी अफवाह साबित हुई। उधर बड़ी खबर आ रही है राजस्थान चुनाव से जुड़ी। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस पर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों के संपर्क में होने की बात कबूल भी की, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कांग्रेस ने बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट भी बुक करा लिए हैं। और उनका दावा है कि चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस वहीं से हॉर्स ट्रेडिंग का काम शुरू कर देगी। बीजेपी ने यह आरोप एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद लगाए, क्योंकि कई एग्जिट पोल बता रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, जबकि बीजेपी का दावा है कि राज्य से अशोक गहलोत की सरकार का जाना तय है। बीजेपी का आरोप है कि इसी वजह से नतीजे आने से पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त की तैयारी शुरू कर दी गई है। और इसके लिए कांग्रेस ने बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट भी बुक करा लिए। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद बेंगलुरु में बुक कराए रिजॉर्ट से कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का काम शुरू कर देगी। विश्वस्त सूत्र से पता लगा है कि इन्होंने बेंगलोर में 2 रिजॉर्ट बुक कर लिए हैं और वहाँ 2 दिन बाद देख लेना ये सारा हॉर्स ट्रेडिंग का काम वहीं से चलेगा। बीजेपी के इन आरोपों के बाद न्यूज 18 ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावाद से बात की और उन्होंने यह माना कि कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में है। और यदि मान लो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ये कह रहे हैं तो डॉक्टर साहब की बात में दम भी मान ले, तो यदि ये जो आंकड़ा आ रहा है एग्जिट पोल का, तो बीजेपी कांग्रेस दोनों सब तैयारी करेगी। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। चुनाव 199 पर हुए। राज्य में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 100 का है और 2 एग्जिट पोल ऐसे रहे जिनमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई में कांग्रेस को बढ़त के संकेत मिले। एक्सिस माई इंडिया ने कांग्रेस को 86 से 106 के बीच सीटें मिलने का अनुमान जताया, जबकि सीएनएक्स ने कांग्रेस को 94 से 104 के बीच सीटें मिलने का अनुमान जताया। लेकिन कई एग्जिट पोल ऐसे रहे जिन्होंने यह अनुमान जताया कि बीजेपी राजस्थान में आसानी से बहुमत हासिल कर सकती है। राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने का रिवाज रहा है, लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार वो कई साल से चले आ रहे उस रिवाज को बदल देगी। जबकि ज्यादातर एग्जिट पोल में कांग्रेस बीजेपी से पिछड़ती ही दिखी। राजस्थान चुनाव पर 7 बड़े एग्जिट पोल सामने आए, जिनमें 2 एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में यानी कांग्रेस की सत्ता में वापसी के संकेत दे रहे हैं, जबकि 5 एग्जिट पोल में राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। मतलब ज्यादातर एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि राजस्थान में सत्ता बदलने का रिवाज यानी 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा जारी रहने वाली है। जन की बात ने बीजेपी को 100 से 122 और कांग्रेस को 62 से 85 सीट मिलने का अनुमान जताया। वहीं पी मार्क ने बीजेपी को 105 से 125 सीटें मिलने का अनुमान जताया। ईटीजी के एग्जिट पोल में भी बीजेपी के बहुमत के आंकड़े के पार जाने के संकेत मिले। इसी तरह मैट्रीज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 115 से 130 और कांग्रेस को सिर्फ 65 से 87 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि सी वोटर के मुताबिक बीजेपी को 94 से 114 के बीच सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। और एग्जिट पोल के इन्हीं आंकड़ों के दम पर बीजेपी को सत्ता में लौटने का भरोसा है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आने वाली है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का पूरा मानस बना लिया। राजस्थान में बीजेपी ने इस बार बिना किसी सीएम उम्मीदवार का नाम तय किए चुनाव लड़ा था और एग्जिट पोल के इन आंकड़ों से उसका ये दांव सही पड़ने के संकेत भी मिल रहे हैं। लेकिन अगर राजस्थान में बीजेपी की जीत हुई या यूं कहें कि बीजेपी को बहुमत देने वाले एग्जिट पोल सही साबित हुए, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की खींचतान हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के ये दोनों कद्दावर नेता 2018 से ही एक दूसरे से भिड़ते आए। पिछले 5 साल के दौरान अशोक गहलोत और सचिन पायलट कभी कुर्सी के लिए तो कभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। सार्वजनिक मंचों से भी दोनों नेताओं ने एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। चुनाव विशेषज्ञ मानते हैं कि कांग्रेस की अंदरूनी कलह बीजेपी के लिए वरदान साबित हो सकती है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में पायलट और गहलोत के झगड़े का जिक्र कर कांग्रेस पर निशाना साधा। और चुनाव
चुनाव विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि सचिन पायलट की उपेक्षा से गुर्जर समुदाय ने कांग्रेस से किनारा कर लिया है और इससे कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की तो फिर यह गहलोत के लिए बड़ी कामयाबी होगी। चुनाव विशेषज्ञ बताते हैं कि वोटरों को लुभाने के लिए गहलोत ने चुनाव से पहले योजनाओं की झड़ी लगा दी और इसे गेम चेंजर के तौर पर देखा जा रहा है। और तो और गहलोत ने सरकार बनने के बाद 7 गारंटी लागू करने का भी दांव खेला। लेकिन गहलोत और पायलट विवाद के बावजूद कुछ एग्जिट पोल राजस्थान में कांग्रेस की वापसी का अनुमान जता रहे हैं। हालांकि चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस के लिए बुरा सपना साबित हो सकता है, क्योंकि इसी साल गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा की रहस्यमयी लाल डायरी ने राजस्थान की सियासी तपिश बढ़ा दी थी। लेकिन भ्रष्टाचार और गहलोत पायलट विवाद के बाद भी 2 एग्जिट पोल एक्सिस माई इंडिया और सीएनएक्स कांग्रेस को बहुमत का आंकड़ा दे रहे हैं, जबकि बाकी के एग्जिट पोल भी 199 में कांग्रेस को 60 से 80 के बीच सीटें मिलने के अनुमान जता रहे हैं। मतलब अगर गहलोत पायलट के बीच झगड़ा ना होता तो फिर कांग्रेस की वापसी तक हो सकती थी। हालांकि इसके बाद भी एग्जिट पोल के आंकड़ों में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर दे रही है। लेकिन चुनावी विशेषज्ञ मानते हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा कांग्रेस के लिए गले की हड्डी साबित हो सकता है। 1 करोड़ 12 लाख बच्चों ने परीक्षा दी थी, जो सारे पेपर लीक हुए, मछलियां पकड़ ली, मगरमच्छ नहीं पकड़े, जिसमें कई मिनिस्टर भी हैं। गहलोत सरकार की मुसीबत तब बढ़ी जब उनकी सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा की लाल डायरी सामने आई। गुढ़ा का दावा है कि उनकी डायरी में सरकार के भ्रष्टाचार के तमाम राज छिपे हैं। इसी वजह से इस चुनाव में लाल डायरी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। लाल डायरी का जिक्र कर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर सरकार के नाम पर लूट की दुकान चलाने का आरोप लगाया। इसीलिए यह माना जा रहा है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और छत्तीसगढ़ में उधर सभी एक साथ एग्जिट पोल में कांग्रेस को बढ़त मिलने के संकेत मिलते ही मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर खींचतान शुरू हो गई। पिछली बार यानी 2018 में भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनते ही कांग्रेस में कलह शुरू हो गई थी। पार्टी के बड़े नेता टीएस सिंहदेव इस फैसले से नाराज हो गए थे। हालांकि इस बार चुनाव से करीब 6 महीने पहले कांग्रेस ने टीएस सिंहदेव को डिप्टी सीएम बनाकर उन्हें और उनके समर्थकों को शांत कराने की कोशिश की थी। लेकिन इस बार जैसे ही तमाम एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए, कांग्रेस में वही कलह फिर से शुरू होती दिखने लगी। पिछली बार यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत के बाद भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया था, जिस पर पार्टी के बड़े नेता टीएस सिंहदेव भड़क गए थे। 2018 के चुनाव में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई थी। यही नहीं, वो मुख्यमंत्री पद के लिए भी बड़े दावेदारों में एक थे। जिसके बाद टीएस सिंहदेव के समर्थकों की तरफ से ये खबरें आई थीं कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री का कोई फॉर्मूला बना है और टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इस बार एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही टीएस सिंहदेव ने साफ कर दिया कि 2.5 साल का इस बार फॉर्मूला नहीं चलेगा। पिछले 5 साल का अनुभव जो रहा, इसकी पुनरावृत्ति बिल्कुल नहीं होने देनी है। हाईकमांड जिनको जिम्मेदारी दे, हम सबको वो स्वीकार है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाने को लेकर बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। और उधर एक रोज पहले छत्तीसगढ़ के लिए आए एग्जिट पोल को बीजेपी ने नकार दिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के लिए आए 7 के 7 एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में ही जाते नजर आए। यानी भले ही कम सीटों के साथ, लेकिन सभी के सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की सत्ता में वापसी के संकेत देते ही दिखाई दिए। टुडेज चाणक्य ने तो 90 सीटों में 57 सीटों पर कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी कर दी। हालांकि ये आंकड़ा पिछली बार कांग्रेस की जीती गई 68 सीटों से कम है। इसी तरह जन की बात, एक्सिस माई इंडिया, सीएनएक्स और सी वोटर समेत 7 के 7 एग्जिट पोल ने संकेत दे दिए कि भूपेश बघेल अपनी सरकार बचाने में कामयाब रह सकते हैं। हालांकि इनमें एक्सिस माई इंडिया और सी वोटर ने बीजेपी को ज्यादा से ज्यादा 46 और 48 सीटें मिलने का अनुमान जताया। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की दरकार है। यानी बीजेपी की उम्मीदें भी पूरी तरह खत्म होती नहीं दिख रही। यही वजह रही कि बीजेपी सभी एग्जिट पोल को नकार रही है। ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। बीजेपी के इस दावे की बड़ी वजह यह भी है कि पिछली बार यानी 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 68 सीटें मिली थीं, जबकि बीजेपी ने महज 15 सीटों पर जीत दर्ज की थी। और इस बार कई जानकार ये मान रहे थे कि बीजेपी कोई खास प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से ज्यादा नीचे भी नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन सभी एग्जिट पोल के नतीजों में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी अगर सही साबित हुई तो इसे भूपेश बघेल की लोकप्रियता की जीत भी माना जा सकता है। जानकारों का मानना है कि छत्तीसगढ़ की जनता ने भूपेश बघेल पर एक बार फिर विश्वास जताया।
और सभी एग्जिट पोल के नतीजे भी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार की वापसी हो सकती है। तमाम एग्जिट पोल के संकेतों से तो यही लगता है कि भूपेश बघेल अपनी साफ छवि को लोगों के बीच बुनाने में कामयाब रहे, जबकि चुनाव से पहले उन पर भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा आरोप लगा था। ईडी ने उन पर ऑनलाइन बेटिंग ऐप महादेव मामले में 508 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह सभी एग्जिट पोल उनकी जीत की भविष्यवाणी कर रहे हैं, उससे साफ है कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने उन पर अपना भरोसा बनाए रखा है। जबकि इस बार ज्यादातर जानकार अनुमान जता रहे थे कि बघेल को इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के एग्जिट पोल को देखकर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पाती दिखाई दी। कई एग्जिट पोल तो ऐसे भी थे जिनमें बीजेपी की प्रचंड जीत दर्ज करने का दावा किया गया। मतलब 2018 के नतीजों से उभरते हुए बीजेपी की तगड़ी वापसी के संकेत मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनाव के 7 बड़े एग्जिट पोल में 4 ने बीजेपी को बहुमत मिलने की उम्मीद जताई, जबकि 3 एग्जिट पोल ने कांग्रेस और बीजेपी में 19-20 का फर्क बताया। मतलब इन एग्जिट पोल में ये संकेत मिले कि मध्य प्रदेश में जारी इस मैच का फैसला आखिरी ओवर तक जा सकता है। हालांकि जिन एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखी, उनमें एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल में तो बीजेपी 160 सीटों का आंकड़ा पार कर गई, जबकि कांग्रेस 100 सीटों तक भी नहीं पहुंच पाई। और ये अकेला एग्जिट पोल नहीं है, बल्कि सीएनएक्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 140 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 80 सीटें आती दिखी। कुछ ऐसा ही इशारा टुडेज चाणक्य के एग्जिट पोल में भी मिला। इस एग्जिट पोल में बीजेपी 150 सीटों पर बढ़त बनाती दिखी, वहीं कांग्रेस को सिर्फ 74 सीटें मिलती नजर आई। इसके अलावा मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में भी बीजेपी को 118 से 130 सीटें मिलती दिखी, जबकि कांग्रेस 97 से 107 सीटें पाती नजर आई। मतलब ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में वापसी करती दिखाई दी। भारतीय जनता पार्टी फिर शानदार बहुमत प्राप्त करने जा रही है। 230 सीटों वाली मध्य प्रदेश विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 116 सीटों की जरूरत होती है और इन एग्जिट पोल में बीजेपी को आसानी से बहुमत हासिल होने के संकेत मिलते नजर आए। और माना जा रहा है कि बीजेपी की इस बढ़त के पीछे सबसे बड़ा कारण उसकी चुनावी रणनीति रही। जानकारों का मानना है कि बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले जो कई बड़े फैसले किए और एग्जिट पोल के आंकड़ों ने यह संकेत दिए कि उन्हीं फैसलों ने बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी का रास्ता खोला। क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी शानदार वापसी करती दिखाई दी। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी की वजह से नुकसान होने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि वहां पिछले 18 साल से शिवराज सिंह चौहान सरकार का चेहरा है। लेकिन जानकारों का मानना है कि बीजेपी आलाकमान ने इस आशंका को पहले ही भांप लिया था और माना जा रहा है कि इसी वजह से बीजेपी ने 2023 के चुनाव में सीएम के चेहरे पर सस्पेंस बनाए रखा। इसके अलावा बीजेपी ने चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्रियों को भी उतारा, साथ ही 7 सांसदों को भी विधानसभा चुनाव के टिकट दिए। और एग्जिट पोल में तगड़ी बढ़त बनाने के बावजूद बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री के सवाल पर चुप्पी साधे दिखे। जो भी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करेंगे वही होने वाला। जानकारों का मानना है कि बीजेपी को इस कदम का फायदा भी हुआ। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्रियों और सांसदों को चुनावी मैदान में उतारने से बीजेपी को फिर एक बार जनता का भरोसा जीतने में मदद मिली, जिसका असर ये रहा कि ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार करती दिखी। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को मिली इस बढ़त की बड़ी वजह शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं को भी माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान ने अपने 18 साल के शासन में जो योजनाएं चलाई, उन्होंने एंटी इनकम्बेंसी के खतरे के बावजूद बीजेपी को बढ़त दिलाई। और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी शिवराज सरकार की लाडली बहना योजना को माना जा रहा है। इस योजना का ऐलान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही किया था। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए देने का ऐलान किया गया। वहीं पहले से चल रही लाडली लक्ष्मी योजना ने भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की दावेदारी को मजबूत किया, क्योंकि चुनाव आयोग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 29 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटरों की तादाद ज्यादा है और माना जा रहा है कि इसी का फायदा बीजेपी को 2023 के एग्जिट पोल में मिलता दिखाई दिया। लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक का महिला सशक्तिकरण का एक लंबा सफर है, जिसने बहनों के हृदय में एक अलग स्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाया। हालांकि बीजेपी की इस बढ़त की एक वजह कांग्रेस से बीजेपी में आए ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी माना जा रहा है, क्योंकि 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल इलाके में बीजेपी को जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा था। ये वो इलाका है जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की अच्छी पकड़ मानी जाती है
और 5 साल बाद यानी 2023 के चुनाव में वो इसी इलाके में बीजेपी का झंडा लिए नजर आए। बीजेपी को उम्मीद थी कि सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर मिलकर ग्वालियर चंबल अंचल में बीजेपी को बढ़त दिलवा सकते हैं और ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी की ये उम्मीद पूरी होती नजर आई। लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोलों में पिछड़ने वाली कांग्रेस ने ये उम्मीद जताई कि 3 दिसंबर को नतीजा उसके पक्ष में आएगा। 2018 में जीतकर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाले कमलनाथ ने तो यह ऐलान भी कर दिया कि वो 2018 के नतीजों को दोहराने वाले हैं। मतलब कमलनाथ के मुताबिक वो फिर एक बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एक वीडियो जारी कर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये भरोसा दिया कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में कांग्रेस ही जीत का परचम लहराएगी। हम सब जीत के लिए तैयार हैं, हम सब एकजुट हैं। आपको कोई भी समस्या लगती है तो आप सीधे मुझसे बात करें। माना जा रहा है कि कांग्रेस को यह भरोसा उन एग्जिट पोल की वजह से मिला जिन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी की, क्योंकि 7 बड़े एग्जिट पोल में 3 ऐसे भी हैं जो कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा ताकतवर बता रहे हैं और इनमें ईटीजी के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 109 से 125 सीटें तक हासिल होने की उम्मीद जताई गई। मतलब वो अकेले ही बहुमत का आंकड़ा पार करती नजर आई। इसके अलावा जन की बात के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस को 102 से 125 सीटें मिलती दिखी और पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में भी कांग्रेस 121 सीटों पर कब्जा करती दिखाई दी। मतलब अगर ये एग्जिट पोल सही साबित हुए तो कांग्रेस दोबारा मध्य प्रदेश में सत्ता हासिल कर सकती है और इस बार उसे पिछली बार की तरह निर्दलीय विधायकों और मायावती की पार्टी बीएसपी का साथ भी नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि इन एग्जिट पोल में वो बहुमत के जादुई आंकड़े 116 को पार करती दिखाई दे रही। और इस बीच कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने आरोप लगाया कि बीआरएस तेलंगाना में हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश में है और इसके लिए वो कांग्रेस के उम्मीदवारों से संपर्क कर रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले तेलंगाना के एग्जिट पोल में कांग्रेस की जीत के संकेत मिले। डीके शिव कुमार का आरोप है कि एग्जिट पोल के नतीजे सामने आते ही बीआरएस ने खरीद फरोख्त की कोशिश तेज कर दी और दावा किया कि एग्जिट पोल में पिछड़ती दिख रही बीआरएस जोड़ तोड़ में जुट गई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि अगर पार्टी आलाकमान आदेश दे तो वो सिर्फ तेलंगाना ही नहीं बल्कि चुनाव वाले 5 राज्यों के विधायकों को संभालने के लिए तैयार है। हालांकि बीआरएस लगातार ये दावा कर रही है कि एक बार फिर वो सत्ता में वापसी करने जा रही, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने बीआरएस की धुकधुकी जरूर बढ़ा दी, क्योंकि सभी एग्जिट पोल कांग्रेस को सत्ता मिलने के संकेत दे रहे हैं। तेलंगाना विधानसभा चुनाव पर आए 6 एग्जिट पोल में 5 पोल कांग्रेस के पहली बार सत्ता में आने का अनुमान जता रहे हैं, जबकि एक पोल में उसे सत्ता के करीब बताया गया। कांग्रेस पार्टी को टुडेज चाणक्य के पोल ने तो 71 सीटें देकर प्रचंड बहुमत मिलने का दावा कर दिया, जबकि ज्यादातर पोल का अनुमान है कि केसीआर की पार्टी बीआरएस और एआईएमआईएम मिलकर भी सत्ता में आती नहीं दिख रही। इसलिए कांग्रेस को अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का डर सताने लगा है। लेकिन अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही साबित हुए और कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता के सिंहासन पर बैठती है तो ये किसी करिश्मे से कम नहीं होगा, क्योंकि तेलंगाना में 2018 के विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने वाली कांग्रेस की वापसी फर्श से अर्श तक पहुंचने जैसी होगी। और ये के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी बीआरएस के लिए बहुत बड़ा झटका माना जाएगा। केसीआर ने 2001 में टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति बनाई थी और अलग राज्य की मांग को लेकर राजनीतिक आंदोलन शुरू किया था। लंबे आंदोलन के बाद 3 अक्टूबर 2013 को केंद्र की कांग्रेस सरकार ने तेलंगाना राज्य के गठन पर मोहर लगा दी थी। राज्य गठन के तुरंत बाद वहां विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया गया। केसीआर नए राज्य के नए हीरो की तरह उभरे थे, जबकि कांग्रेस को उम्मीद थी कि नए राज्य के गठन का फायदा उसे जरूर मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केसीआर को बम्पर जीत मिली थी। इसके बाद 2019 में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ होने थे, लेकिन 1 साल पहले यानी 2018 में ही के चंद्रशेखर राव ने विधानसभा भंग करके चुनाव करा दिए थे। नतीजा ये रहा कि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस 119 सीटों में सिर्फ 19 पर सिमट गई थी। लेकिन राज्य में कांग्रेस के वजूद पर सवाल तब उठने लगे जब 19 में 12 विधायकों ने बीआरएस का दामन थाम लिया। कांग्रेस के पास सिर्फ 7 विधायक बच गए थे। लेकिन तेलंगाना में लगभग खत्म हो चुकी कांग्रेस के इस बार के चुनाव में बड़ा उलटफेर करके फर्श से अर्श तक पहुंचने के संकेत मिल रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कांग्रेस के लिए तेलंगाना में यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सिर्फ सीटें ही कम नहीं हुई थी, बल्कि उसका वोट प्रतिशत भी गिर गया था। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि केसीआर और ओवैसी का साथ आना कांग्रेस के लिए तेलंगाना में संजीवनी बन गया, जिस पर तमाम एग्जिट पोल भी मोहर लगा रहे हैं।
तेलंगाना की आबादी में लगभग 13% मुस्लिम। कुल 119 सीटों में 20 से 25 सीटों पर लोकल समीकरण के आधार पर मुस्लिम वोटों को निर्णायक माना जाता है और पिछले दोनों चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा के चंद्रशेखर राव के साथ था। लेकिन चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि इस बार के चुनाव में उनका ये वोट बैंक खिसकता दिख रहा है। इस बार के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने हैदराबाद की 7 सीटों को छोड़कर पूरे तेलंगाना में बीआरएस के समर्थन का ऐलान किया था, लेकिन ज्यादातर इलाकों में उसे वोट कटवा पार्टी का तमगा दे दिया गया। चुनाव विश्लेषकों की माने तो बीआरएस और कांग्रेस की चुनावी लड़ाई में फायदा बीजेपी को न हो जाए, इसलिए मुस्लिम वोटरों के एक बड़े हिस्से ने कांग्रेस को चुनना बेहतर समझा। हालांकि इंतजार 3 दिसंबर का है, जब तेलंगाना विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। लेकिन चुनाव विश्लेषक तेलंगाना में कांग्रेस को मिलती कामयाबी के पीछे उसके गारंटी वाले फॉर्मूले को भी बड़ी वजह बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के रण में उतरने से पहले ही कांग्रेस ने 6 गारंटी के साथ कई वादों वाला एक घोषणा पत्र जारी किया था। यानी कर्नाटक की तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस ने गारंटी वाले फॉर्मूले को आजमाया। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 42 पन्नों वाला घोषणा पत्र अभय हस्तम जारी किया था। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर वर्ग को साधने की कोशिश की गई। किसानों के लिए हर साल 15,000 रुपए तो खेतिहर मजदूरों को 12,000 रुपए देने की गारंटी दी गई। महिलाओं को फ्री बस यात्रा की गारंटी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का भी वादा किया गया था। छात्रों और युवाओं के लिए 2 लाख सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की गई थी। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर गृह ज्योति योजना के तहत सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की गारंटी दी और चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस की इन सभी गारंटी पर तेलंगाना के लोगों ने भरोसा कर लिया। उधर पूर्वोत्तर के राज्य मिजोरम के एग्जिट पोल जो संकेत दे रहे हैं, उससे तो वहां कांग्रेस किंग मेकर की भूमिका भी निभाती दिख रही है, क्योंकि मिजोरम के सभी एग्जिट पोल वहां त्रिशंकु विधानसभा होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं और कोई भी एग्जिट पोल किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं दे रहा। संकेत तो ये मिल रहे हैं कि कांग्रेस की मदद के बिना किसी भी पार्टी के लिए सरकार बनाना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि मिजोरम की सियासत में कांग्रेस का सिक्का भी चमक सकता है। मिजोरम के विधानसभा चुनाव पर 4 एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए, जिनमें जन की बात के एग्जिट पोल में सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट यानी एमएनएफ को 10 से 14 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया। सीएनएक्स, सी वोटर और मैट्रीज भी उसे 21 के आंकड़े से दूर ही रख रहे हैं, यानी वो 40 सीटों वाली विधानसभा में 21 सीटों के जादुई आंकड़े से काफी दूर रह सकती है। अगर उसे बीजेपी का साथ मिल भी गया तब भी कोई ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि चारों पोल में बीजेपी का आंकड़ा 2 सीट से ऊपर नहीं दिख रहा, जबकि जोराम पीपल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम पार्टी के जादुई आंकड़े के ज्यादा करीब रहने का अनुमान है। कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि चारों एग्जिट पोल में उसे 5 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कोई भी पार्टी कांग्रेस के बिना सरकार नहीं बना पाएगी, यानी कांग्रेस पार्टी वहां किंग मेकर बन सकती है। लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक नई नवेली पार्टी जोराम पीपल्स मूवमेंट यानी जेडपीएम इतिहास रच सकती है। इस पार्टी को 2019 में चुनाव आयोग से मान्यता मिली थी, लेकिन इतने कम वक्त में यह पार्टी इतिहास रचने की दहलीज पर खड़ी हो गई। और जेडपीएम पार्टी को लेकर एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर एग्जिट पोल के मुताबिक जेडपीएम को बड़ी जीत मिल सकती है। इस नई नवेली पार्टी के बनने की कहानी भी दिलचस्प है। जेडपीएम पार्टी लाल दुहोमा की, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी चीफ थे। लाल दुहोमा ने पहली बार कांग्रेस के टिकट पर 1984 में लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी पार्टी जेडपीएम बनाई, जिसे 2019 में चुनाव आयोग से मान्यता मिली थी। मगर पार्टी की मान्यता मिलने से पहले ही लाल दुहोमा ने मिजोरम की सियासत में अपना सिक्का जमा लिया था। और मिजोरम में 2018 के विधानसभा चुनाव में लाल दुहोमा निर्दलीय चुनाव लड़कर उस वक्त के मुख्यमंत्री लाल थनहौला को हराकर सुर्खियों में आ गए थे। लेकिन अब लाल दुहोमा की पार्टी मिजोरम की गद्दी तक पहुंचती नजर आ रही है। लाल दुहोमा की पार्टी भले ही नई है, मगर वो सियासत के मजे हुए खिलाड़ी माने जाते हैं। माना जाता है कि लाल दुहोमा को जनता की नब्ज पकड़नी आती है और इसीलिए उन्होंने इतने कम वक्त में जेडपीएम को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया। उधर बड़ी खबर आई पश्चिम बंगाल से। वहां बीजेपी के 11 विधायकों पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में दर्ज हुई एफआईआर के बाद सियासी बवाल छिड़ गया। बताया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब एक रोज पहले विधानसभा परिसर में टीएमसी और बीजेपी के विधायक एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक इसी दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी टीएमसी के विधायकों से राष्ट्रगान गाने के लिए कहा, लेकिन आरोप है कि जब ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेता राष्ट्रगान गा रहे थे तो बीजेपी के विधायक खड़े नहीं हुए और वो टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। और इसी के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा के सचिव ने बीजेपी विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी।
लेकिन बीजेपी ने अपने विधायकों पर लगे राष्ट्रगान के अपमान के आरोपों से इनकार कर दिया और एफआईआर को पूरी तरह राजनीति से प्रेरित बताया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने टीएमसी पर विपक्ष की आवाज दबाने का भी आरोप लगा दिया। तो ये सरासर गलत है। एक्चुअली ये लोग हम लोगों को बोलना नहीं देता चाहते। ये पूरी घटना एक रोज पहले की है, जब विधानसभा परिसर में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने पार्टी के विधायकों के साथ केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दे रही हैं। काले कपड़े पहनकर पहुंचे टीएमसी के नेताओं ने केंद्र पर राज्य को मिलने वाली राशि न देने का आरोप लगाया और उसके खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन इसी दौरान बीजेपी के कई विधायक और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी वहां पहुंच गए और उन लोगों ने भी टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और थालियां पीटकर विरोध किया और इसी दौरान बीजेपी नेताओं पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगाया गया। हालांकि बीजेपी के जिन 11 नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई गई, उनमें कई नेताओं ने ये कहना है कि वो तो उस विरोध प्रदर्शन में शामिल ही नहीं हुए थे, यानी वो उस दौरान विधानसभा के बाहर चल रहे बीजेपी के विरोध प्रदर्शन में मौजूद नहीं थे। वो आया नहीं था और एक का नाम था, वो उनके तरफ अब चला गया है। यही नहीं, बीजेपी नेताओं के मुताबिक टीएमसी का प्रदर्शन उनके प्रदर्शन से काफी दूर चल रहा था। ऐसे में राष्ट्रगान की आवाज उनके कानों तक पहुंचे, इसकी कोई संभावना ही नहीं थी। किसी दूसरे कोने में गाया और यहाँ पर नहीं खड़े होने के आरोप में एफआईआर करा दिया। बताया गया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस जल्द ही इस मामले में पूछताछ शुरू कर सकती है, लेकिन बीजेपी ने टीएमसी पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनके नेताओं को फंसाने का आरोप लगा दिया। उधर बड़ी खबर आई मणिपुर से, वहां पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक से 18 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया गया। हथियारों के साथ बड़ी संख्या में बैंक में घुसे बदमाशों ने बड़े आराम से 18 करोड़ रुपए लूट लिए। ये मणिपुर की अब तक की सबसे बड़ी लूट बताई जा रही है, क्योंकि इसमें 1-2 करोड़ नहीं बल्कि पीएनबी की ब्रांच से कुल 18 करोड़ रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए। लूट की यह घटना मणिपुर की राजधानी इंफाल से 80 किलोमीटर दूर उखरुल जिले में हुई। इस घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें कई नकाबपोश बदमाश खतरनाक हथियारों के साथ नजर आए। वीडियो में बदमाशों को देखकर यह आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितने बेखौफ होकर लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस के मुताबिक लूट से पहले बदमाशों ने बैंक के कर्मचारियों को बंधक बना लिया था और दिन दहाड़े बैंक से 18 करोड़ रुपए लूटकर वहां से फरार हो गए। इस वारदात की खबर मिलते ही पूरे मणिपुर में हड़कंप मच गया और 18 करोड़ के लूट की खबर जिसने भी सुनी उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इस लूट का एक सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसमें करीब 7 से 8 नकाबपोश बदमाश एक बैंक के अंदर घुसते नजर आए, जबकि कुछ ही सेकंड में उनके 2 साथी एक आदमी को बाहर से धक्का देते हुए खींचकर बैंक के अंदर लाते हुए दिखाई दिए। इसके बाद वहां पहले से मौजूद उनके साथी बदमाश उस आदमी को बैंक के अंदर घुटनों के बल पर बिठाते नजर आए। असल में वो आदमी बैंक का सुरक्षा कर्मी बताया गया और वो उस बैंक की सुरक्षा करने के लिए बाहर तैनात था। उसे हथियारों का डर दिखाकर बदमाशों ने बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, सामने आए उस वीडियो में सुरक्षा कर्मी को बंधक बनाने के दौरान ही 2 बदमाश बंदूक दिखाकर वहां एक कर्मचारी को बैंक के दूसरी तरफ ले जाते दिखाई दिए। बताया गया कि उस कर्मचारी से ही बदमाशों ने बैंक का लॉकर खुलवाया और 18 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश लूट लिए, जबकि इस बीच वहां मौजूद एक बदमाश बिना नकाब के नजर आया और वो वहां अपने साथी बदमाशों की निगरानी करने में मदद करता दिखाई दिया। जबकि एक कर्मचारी के अलावा पंजाब नेशनल बैंक के सभी कर्मचारियों को हथियारों के दम पर उन नकाबपोश बदमाशों ने वहां बाथरूम में बंद कर दिया और सिर्फ 10 मिनट में ही आसानी से 18 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश लेकर फरार हो गए, क्योंकि बदमाशों ने उस बैंक में मौजूद एक सुरक्षा कर्मी और कई कर्मचारियों को वहां बंधक बना लिया। बताया गया कि 7 से 8 नकाबपोश बदमाशों में कुछ बदमाश सुरक्षा बल वाली वर्दी पहनकर बैंक में घुसे थे ताकि आसानी से उनकी पहचान न की जा सके। असल में उखरुल जिले के जिस बैंक में उन बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया वो मणिपुर की राजधानी इंफाल से करीब 80 किलोमीटर दूर है। बताया गया कि उस बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से दूसरे बैंकों और एटीएम के लिए नकदी जमा कराई जाती और दावा किया जा रहा है कि उन बदमाशों को इस बात का अंदाजा था, इसलिए उन्होंने प्लानिंग कर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया। और बैंक में हुई बड़ी लूट की खबर मिलते ही उन बदमाशों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने अलग अलग टीम बना दी। बताया गया कि उन बदमाशों का सुराग तलाशने के लिए पुलिस उस सीसीटीवी वीडियो को खंगाल रही है, क्योंकि 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की लूट की वारदात उस बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई।
हालांकि अपनी पहचान छिपाने के लिए वो बदमाश नकाब पहनकर बैंक में घुसे थे, लेकिन उनमें एक बदमाश का चेहरा उस वीडियो में साफ दिखाई दे गया और इसी के आधार पर पुलिस इस लूट में शामिल सभी बदमाशों को पकड़ने के लिए अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही। बताया गया कि पुलिस ने इस मामले को सुलझाने के लिए पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि लूट की इतनी बड़ी वारदात ने वहां लोगों में दहशत मचा दी। जबकि कुछ महीने पहले मणिपुर के चुराचांदपुर जिले के एक बैंक में कुछ बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की लूट को अंजाम दिया था। उधर राजस्थान के कोटा में 3 दिन में 2 छात्रों की खुदकुशी से फिर हड़कंप मच गया और इसके बाद कोटा में मौजूद तमाम हॉस्टल और कोचिंग संस्थान एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गए, क्योंकि पिछले 3 दिनों में ही वहां के कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक वो दोनों छात्र नीट यानी मेडिकल कॉलेजों में आवेदन के लिए होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उनमें 21 साल की एक छात्रा ने अपने हॉस्टल के कमरे में फांसी के फंदे से लटककर खुद की जान ले ली, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। उस छात्रा के परिवार ने बताया कि आत्महत्या करने से 1 रात पहले ही उसने घर पर बात की थी। कोई तनाव नहीं था, ठीक है, बच्ची बढ़िया आराम से पढ़ रही थी। इसके अलावा 2 दिन पहले भी एक छात्र के खुदकुशी करने का मामला सामने आया था और वो भी कोटा में नीट की ही तैयारी कर रहा था। उस छात्र के परिवार के मुताबिक उसने पढ़ाई न समझ आने की वजह से तनाव होने की बात कही थी, जिसके बाद उसके आत्महत्या करने की खबर सामने आई। और इन घटनाओं के बाद राजस्थान की कोचिंग सिटी माने जाने वाले कोटा में मौजूद कई कोचिंग संस्थानों और हॉस्टलों पर फिर लापरवाही बरतने का आरोप लगा, जिसके बाद प्रशासन एक्शन में आ गया और कोटा के जिलाधिकारी ने एक्शन लेते हुए उन 2 कोचिंग संस्थानों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा, जहां वो दोनों छात्र नीट की तैयारी कर रहे थे। राजस्थान की कोचिंग सिटी से पिछले कुछ महीनों में खुदकुशी के डराने वाले आंकड़े सामने आए। वहां पिछले 11 महीनों में 29 छात्रों ने खुदकुशी कर ली, जिसके बाद जिलाधिकारी ने एक्शन लेते हुए तुरंत हॉस्टल और कोचिंग संस्थानों के संचालकों की बैठक बुलाई और जरूरी दिशा निर्देश दिए। सब गाइडलाइन है, उसको सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अगले 7 दिनों में सभी छात्रों का आकलन कर उनकी रिपोर्ट तैयार करने का भी आदेश दिया, क्योंकि कोचिंग संस्थानों के तमाम दावों के बावजूद वहां छात्रों के आत्महत्या करने के मामले थम नहीं रहे हैं। आरोप है कि कोटा के कई कोचिंग सेंटर और हॉस्टल सरकार के दिशा निर्देशों का पालन ही नहीं कर रहे और इसी वजह से वहां आए दिन छात्रों के खुदकुशी करने के मामले सामने आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 2 दिन पहले जिस छात्र की मौत हुई थी उसमें उस छात्र के तनाव में होने की बात सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद उस छात्र की काउंसलिंग नहीं की गई। वहीं दूसरी तरफ सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक सभी हॉस्टलों के पंखों पर एंटी हैंगिंग डिवाइस लगाना अनिवार्य है, लेकिन जिस हॉस्टल में 21 साल की छात्रा ने आत्महत्या की उसमें वो डिवाइस नहीं लगा हुआ था। एंटी हैंगिंग एक ऐसा डिवाइस होता है जिसे पंखे पर लगाया जाता है और उसके अंदर एक स्प्रिंग लगा होता है। जैसे ही कोई छात्र पंखे से लटककर आत्महत्या करने की कोशिश करे, वो स्प्रिंग खिंचकर नीचे आ जाता है और इससे पता लग जाता है कि किसी छात्र ने सुसाइड की कोशिश की है। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से ठगी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। वहां एक पुलिस अधिकारी का फर्जी वीडियो बनाकर एक बुजुर्ग से पैसों की उगाही की घटना सामने आई और आरोप है कि 74 साल के उन बुजुर्ग को डरा धमकाकर 70,000 से ज्यादा रुपए की ठगी की गई। ये मामला गाजियाबाद के कविनगर इलाके का बताया गया। पुलिस के मुताबिक वहां रहने वाले उन बुजुर्ग के पास कुछ रोज पहले एक वीडियो कॉल आई, जिसमें दूसरी तरफ अश्लील वीडियो चल रहा था। इसे देखते ही बुजुर्ग ने कॉल काट दी। इतना ही नहीं, उन्होंने उस नंबर को भी ब्लॉक कर दिया जिससे वीडियो कॉल आई थी। लेकिन बताया गया कि कुछ देर बाद उन बुजुर्ग के फोन पर एक और वीडियो कॉल आई और उसमें पुलिस की वर्दी में एक आदमी नजर आया और उसने दावा किया कि उन बुजुर्ग के खिलाफ एक शिकायत मिली है। आपके खिलाफ FIR दर्ज हुई है और आपने किसी लड़की के साथ गंदा काम कराया, उसके फोटोज हमारे पास आए हुए हैं। और आरोप है कि उन तस्वीरों का डर दिखाकर बुजुर्ग से कई बार पैसे मांगे गए। लेकिन इस ठगी की पोल तब खुली जब पीड़ित बुजुर्ग की बेटी को इसकी भनक लगी, क्योंकि बदनामी से बचने के लिए उस बुजुर्ग ने घर वालों से भी पैसे मांगने शुरू कर दिए। और ऐसे में जब उन बुजुर्ग की बेटी ने उन पर दबाव बनाया तो उन्होंने वीडियो कॉल वाली बात बता दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार की ओर से थाने में FIR दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच में पाया कि उस बुजुर्ग के साथ फेक यानी फर्जी वीडियो के जरिए ठगी की गई, क्योंकि उन्हें धमकाने के लिए जिस पुलिस अधिकारी की तस्वीर इस्तेमाल की गई वो कई महीने पहले ही रिटायर हो चुके हैं। लेकिन पुलिस के मुताबिक आरोपी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपने चेहरे पर उन अधिकारी का चेहरा लगाकर बुजुर्ग को धोखा दिया और उनसे 70,000 से ज्यादा की रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा ली।
यही नहीं, आरोपी को पकड़ने के लिए साइबर सेल की भी मदद ली जा रही है। उधर इंटरपोल की बैठक में भारत ने खालिस्तानी आतंकियों का मुद्दा मजबूती से उठाया। यूरोप के देश ऑस्ट्रिया में हुई 91वीं इंटरपोल की बैठक में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत यूरोपीय देशों की कई जांच एजेंसियां भी शामिल हुई और उन्होंने साथ मिलकर इस बैठक में आतंकवाद का मुद्दा उठाया। इस बैठक में भारत ने खालिस्तानी आतंकियों के मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि ये आतंकी विदेश में बैठकर भारत में आतंकवाद फैला रहे हैं और इसे लेकर भारत की तरफ से ऑडियो, वीडियो और दस्तावेज के रूप में कई बार अलग अलग तरह के सबूत भी पेश किए गए हैं। और उन सबूतों से साफ होता है कि खालिस्तानी आतंकवादी भारत के युवाओं को नशे का आदी भी बना रहे हैं। और इस बैठक से अलग भारतीय अधिकारियों की यूरोपोल ग्रुप के साथ भी बैठक हुई। ये वो ग्रुप है जिसमें यूरोपीय देशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और जांच एजेंसियां शामिल होती हैं और उनका मुद्दा आतंकवाद ही होता है। इस ग्रुप के साथ हुई बैठक में भारत ने जोर दिया कि उसे आतंकवाद के मुद्दे पर पूरा सहयोग चाहिए। उधर बड़ी खबर आई गाजा पट्टी से, जहां एक हफ्ते का युद्ध विराम खत्म होते ही इजरायल की सेना ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। सीज फायर खत्म होते ही इजरायल की सेना के लड़ाकू विमान गाजा के आसमान में दहाड़ने लगे। इजरायल के मीडिया के मुताबिक उसकी सेना ने गाजा के कई इलाकों में बम बरसाए और हमास के ठिकानों को निशाना बनाया। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इजरायल की फौज के हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि इजरायल की सेना ने बताया कि सीज फायर खत्म होने से पहले ही हमास ने इजरायल के कुछ इलाकों में गोलीबारी कर दी और रॉकेट दाग दी। हालांकि गाजा से दागे गए हमास के रॉकेट को इजरायल की सेना ने मार गिराने का दावा किया। इसके बाद इजरायल की सेना ने दक्षिणी गाजा में हवाई हमले शुरू कर दिए। बंधुकों की रिहाई के लिए 24 नवंबर से इजरायल ने सीज फायर का ऐलान किया था, लेकिन जैसे ही युद्ध विराम खत्म हुआ, इजरायल ने गाजा पर एक बार फिर पूरी ताकत के साथ हमले शुरू कर दिए। यानी गाजा पर हमास के हमलों का चैप्टर 2 शुरू हो गया। खबरों के मुताबिक इस बार इजरायल ने गाजा में उत्तर से दक्षिण तक एक साथ अपने लड़ाकू विमानों से बम बरसाए, जिससे गाजा के कई इलाके धुआं धुआं हो गए। वहां से सामने आए एक वीडियो में बम धमाके के बाद काले धुएं का बवंडर उठता नजर आया। इजरायल ने आरोप लगाया कि सीज फायर की समय सीमा खत्म होने से कुछ घंटे पहले ही हमास ने उसकी सीमा के अंदर एक इमारत को निशाना बनाकर रॉकेट दागा, जिसके बाद गाजा से लगे इजरायल के इलाकों में चेतावनी के सायरन बजने लगे। इसके थोड़ी ही देर बाद रोशनी के साथ तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। इजरायल की सेना ने दावा किया कि वक्त रहते उसके डिफेंस सिस्टम ने गाजा से दागे गए उस रॉकेट को मार गिराया और उसकी तस्वीरें भी इजरायल की सेना ने जारी की। इसके बाद इजरायल की सेना ने हमास पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगाकर हमले शुरू कर दिए। और कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इजरायल की फौज के हमलों में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। खबर है कि गाजा पर हमले से पहले उत्तरी इजरायल में 2 हाईवे बंद कर दिए गए। इसके साथ ही गाजा से लगने वाले इलाकों को भी खाली करा लिया गया, जो ये साफ संकेत देते हैं कि सीज फायर के बाद जंग के चैप्टर 2 के दौरान इजरायल की सेना पूरे गाजा को तबाह करके ही दम लेगी। द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा के लोगों को खान यूनिस इलाके को खाली करने के आदेश भी जारी कर दिए और इसके लिए अरबी भाषा में लिखे पर्चे गिराए गए। इजरायल की सेना ने दावा किया कि खान यूनिस में अब भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां हमास के लड़ाके छिपकर बैठे हैं। अल जजीरा के मुताबिक सीज फायर के बाद शुरू हुए हमलों में गाजा में 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यानी कुछ ही घंटों में इजरायल की सेना ने गाजा में कहर बरपा दिया और बंधकों को छुड़ाने के लिए 24 अक्टूबर से 4 दिन का सीज फायर शुरू किया गया था। इसके बाद युद्ध विराम को 2 दिन के लिए बढ़ा दिया गया था। उधर बड़ी खबर आई वेस्ट बैंक में मचे बवाल से जुड़ी। वेस्ट बैंक के एक इलाके में इस वक्त हालात बिगड़ गए जब फिलिस्तीनी कैदियों के जेल से छूटने पर जश्न मनाने की कोशिश की गई, जिसके बाद इजरायल की पुलिस ने उन लोगों को ऐसा करने से रोक दिया, जिस पर गुस्साए फिलिस्तीनियों ने इजरायल की पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। यही नहीं, उन्होंने जमकर आगजनी भी की। हालात जब तेजी से बिगड़ने लगे तो वहां की पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले दाग दिए, जिससे वहां की स्थिति और खराब हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया और वहां से भागने के बजाय कई फिलिस्तीनी इजरायल की पुलिस से भिड़ गए। ये घटना उस वक्त हुई जब युद्ध विराम के तहत इजरायल की जेलों में बंद कुछ फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया गया, जिसके बाद उन कैदियों के जेल से बाहर आने पर कई लोग जश्न मनाने में जुट गए। लेकिन इजरायल की पुलिस ने उन्हें कैदियों की रिहाई पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं दी, जिस पर फिलिस्तीनी भड़क गए और उन्होंने वहां की पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हालात बिगड़ते देख इजरायल की पुलिस ने हवा में फायरिंग करने के साथ ही आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। इसके बाद तो वेस्ट बैंक के उस इलाके की तस्वीर ही बदल गई।
चारों तरफ आंसू गैस का धुआं फैल गया। इस कार्रवाई से बचने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन इजराइल की पुलिस ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पुलिस के जवान अलग अलग गाड़ियों से पूरे शहर में फैल गए। उन्होंने हंगामा कर रहे लोगों को सड़क से हटाकर ही दम लिया। हालांकि इस कार्रवाई में कई लोग घायल भी हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और ये पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब इजराइल की पुलिस ने दो टूक कह दिया कि वो जेल से रिहा होने वाले कैदियों के लिए जश्न मनाने नहीं देगी। इससे पहले फिलिस्तीनियों ने वहां एक बड़े कार्यक्रम के आयोजन की तैयारी की थी, क्योंकि डील के मुताबिक इजराइल ने 30 से ज्यादा फिलिस्तीनियों को अपनी जेल से रिहा कर दिया। इस तरह इजराइल की अलग अलग जेलों से रिहा होने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर करीब 250 हो गई। इसे एक दिन पहले हमास ने इजराइल के 8 और नागरिकों को छोड़ दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि उसके कब्जे में अब भी 150 बंधक हो सकते हैं। और वेस्ट बैंक के जिस इलाके की सड़कों पर कैदियों के मुद्दे पर यह संग्राम हुआ, वो इजराइल के कब्जे में है, जहां हजारों फिलिस्तीनी शरणार्थी के तौर पर रहते हैं। हालांकि इजराइल और हमास की जंग की शुरुआत के बाद से ही वहां तनाव बढ़ गया है। इजराइल की सेना अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में लगातार छापेमारी कर रही है। उसे शक है कि गाजा पट्टी से भागे हमास के कई लड़ाके वहां छिपे हो सकते हैं, जिसके लिए इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी के साथ ही वेस्ट बैंक के कई इलाकों की भी तलाशी शुरू कर दी है। जिसे देखते हुए फिलिस्तीन ने यह आरोप लगाना शुरू कर दिया कि इजराइल वहां भी जंग की तैयारी में है, क्योंकि फिलिस्तीन का आरोप है कि इजराइल की सेना वेस्ट बैंक के अलग अलग इलाकों में अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है। वेस्ट बैंक लंबे वक्त से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद का मुद्दा रहा है, लेकिन 7 अक्टूबर के बाद से ये विवाद और गहराने लगा है। और इसकी बड़ी वजह यह है कि गाजा पट्टी की ही तरह इजराइल की सेना ने अब वेस्ट बैंक पर भी नजरें गड़ा दी। माना तो यह भी जा रहा है कि वहां का जेनिन शहर गाजा के बाद जंग का नया मैदान तक बन सकता है। एक दिन पहले ही ये खबर सामने आई कि इजराइल के सैनिक बख्तरबंद गाड़ियां और बुलडोजर लेकर इस शहर की घेरेबंदी में जुटे, और जिस तरह उन्होंने गाजा पट्टी का हाल किया, उसी तरह आने वाले दिनों में वो जेनिन शहर को भी तबाह कर सकते हैं। इजराइल की दलील है कि वो हमास के लड़ाकों की तलाश में वहां अभियान चला रहा है। उधर बड़ी खबर आई यूक्रेन की फौज के एक बड़े अधिकारी से जुड़ी। आरोप है कि यूक्रेन की सेना के जासूसी विंग के प्रमुख की पत्नी को जहर देने की कोशिश की गई। आशंका जताई जा रही है कि इसके पीछे रूस का हाथ हो सकता है। आरोप है कि उनकी पत्नी के खाने में जहर मिलाया गया, जिससे उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालांकि उन्हें मारने की कोशिश किसने की, इस बात का पता भी अभी तक नहीं चल पाया। लेकिन यूक्रेन की सेना को यह शक है कि इसके पीछे रूस की खुफिया एजेंसी के एजेंट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि वो अधिकारी यूक्रेन की सेना में ऊंचे ओहदे पर हैं, और यूक्रेन का मानना है कि इसी वजह से रूस ने उनके परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की, और इसके लिए उनकी पत्नी के खाने में जहर मिलाने की साजिश रची गई। यूक्रेन के मुताबिक किसी ने किरिलो बुदानोव की पत्नी मारियाना बुदानोव के खाने में केमिकल मिलाए, जिससे वो खाना जहरीला हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते इस बात का पता चल गया, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन यूक्रेन की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी इसके बाद सख्ते में आ गई। यूक्रेन ने आशंका जताई कि रूस उसकी फौज के अधिकारियों को निशाने पर लेकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश में है, क्योंकि किरिलो बुदानोव यूक्रेन की सेना की जासूसी विंग के प्रमुख हैं, और वो रूस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग की शुरुआत से ही काफी सक्रिय हैं। और यूक्रेन का मानना है कि इसी वजह से रूस ने उन्हें डराने की कोशिश की, ताकि वो अपने परिवार वालों की जान पर मंडराते खतरे की वजह से पीछे हट जाएं और रूस का काम आसान हो जाए। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं है जब दुश्मन को कमजोर करने के लिए रूस ने इस तरह की चाल चली। आरोप है कि कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के मिलिट्री चीफ के सलाहकार को भी रूस के एजेंटों ने ही ठिकाने लगाया था, लेकिन उसका तरीका इससे थोड़ा अलग था। जानकारी के मुताबिक जेनेदी चास्तिकोव नाम के उस 39 साल के अधिकारी को उनके जन्मदिन के दिन ही शिकार बनाया गया था। यूक्रेन के मुताबिक इसके लिए हमलावरों ने उनके जन्मदिन के तोहफों के बीच में ग्रेनेड रखकर उन्हें दिया था, और जैसे ही उन्होंने वो डिब्बा खोला, उनके चिथड़े उड़ गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पैंतरे से सिर्फ रूस ने शिकार किया हो, बल्कि आरोप है कि यूक्रेन ने भी रूस के कई सैनिकों और अधिकारियों को इसी तरह से मौत के घाट उतारा। रूस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके 3 अधिकारियों के खाने में चूहे मारने वाली दवा मिलाकर उन्हें यूक्रेन में मार दिया गया था। इसके अलावा डोनेस्क में रूस का साथ देने वाले राजनेता मिखाइल फिलिपोनेंको को भी यूक्रेन में निशाना बनाया गया था। रूस का आरोप है कि उन्हें मारने के लिए उनकी कार में बड़ी मात्रा में विस्फोटक लगा दिया गया था, और माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन में अपने दुश्मनों को जहर देकर मारने की कोशिश की। हालांकि ये पुतिन का पुराना पैंतरा माना जाता है। पुतिन पर कई साल पहले से ये आरोप लगते आए हैं कि वो अपने विपक्षियों को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें अलग अलग तरीकों से मार देते हैं।
मतलब पुतिन के दुश्मन भी मर जाते हैं और उनके दामन पर दाग तक नहीं लग पाता। आरोप है कि जब सन 2000 में पुतिन सत्ता में आए तब से ही रूस में रहस्यमयी तरीके से उनके विरोधियों की जान जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 के अप्रैल में पुतिन के विरोधी एक सांसद को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया था। इसके 3 महीने बाद वहां के एक खोजी पत्रकार की भी रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई थी। इसके अलावा पुतिन पर रूस की ही एक जानी मानी पत्रकार को फ्लाइट में चाय में जहर दिलवाने के आरोप लगे थे। माना जाता है कि पुतिन ने अपने करीबियों को भी नहीं बख्शा था। उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में अपने एक पुराने साथी के खाने में भी जहर मिलवा दिया था। मतलब पुतिन पर लग रहे ये आरोप नए नहीं है, बल्कि माना जाता है कि पुतिन इस पैंतरे का इस्तेमाल पिछले 2 दशकों से करते आ रहे हैं। उधर बड़ी खबर आई चीन और ताइवान में बढ़े तनाव से जुड़ी। अमेरिका ने ताइवान पर चीन के हमले से जुड़ी सबसे बड़ी चेतावनी दे दी और दावा किया कि चीन की सेना किसी भी वक्त ताइवान पर धावा बोल सकती है। इसका मतलब है कि इजरायल और हमास में जारी लड़ाई के बीच ताइवान की धरती पर भी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि ताइवान पर कब्जे के लिए चीन ने पूरी तरह कमर कस ली है और इसके लिए चीन की सेना ने ताइवान के करीब अपने सबसे खतरनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम PHL-16 को तैनात कर दिया। और दावा है कि चीन का ये घातक हथियार ताइवान के किसी भी इलाके में तबाही मचाने की ताकत रखता है। ताइवान को चीन अपना हिस्सा बताता है, लेकिन ताइवान उसके इस दावे से इनकार करता है और इसलिए दोनों देशों के बीच टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि ताइवान को लेकर चीन अब आर पार की तैयारी में जुट गया। और यह दावा अमेरिका की उस खुफिया रिपोर्ट के हवाले से किया गया जिसमें ताइवान पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने की चेतावनी दी गई। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक लंबे वक्त से ताइवान पर नजरें गड़ाए बैठा चीन किसी भी वक्त उसके खिलाफ जंग छिड़ सकता है। यानी रूस, यूक्रेन और इजरायल हमास में जारी लड़ाई के बीच चीन और ताइवान में भी जंग का एक नया मोर्चा खुल सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि ताइवान पर हमले के लिए चीन ने पूरी तरह कमर कस ली और अपनी पूर्वी सीमा में फुजियान प्रांत के करीब खतरनाक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम PHL-16 की तैनाती कर दी। चीन दावा करता है कि उसका ये रॉकेट लॉन्चर पूरे ताइवान पर हमले कर सकता है, यानी वो ताइवान के किसी भी इलाके तक रॉकेट दागकर वहां तबाही मचाने की ताकत रखता है। और इतना ही नहीं, अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ताइवान पर हमले की शुरुआत भी अपने PHL-16 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से ही कर सकता है, क्योंकि इसकी मदद से दुश्मन के इलाके में घुसे बगैर ही उसकी कमर तोड़ी जा सकती है और उसकी सुरक्षा दीवार को ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि चीन के PHL-16 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम में 8 खाने और हर खाने में 1 रॉकेट लगाया जा सकता है। यानी ये रॉकेट लॉन्चर महज कुछ ही सेकंड में 8 रॉकेट दुश्मन पर दाग सकता है। और चीन का दावा है कि PHL-16 रॉकेट लॉन्चर को 1 मिनट के अंदर ही हमले के लिए दोबारा तैयार किया जा सकता है। लेकिन जो चीज इसे सबसे खतरनाक बनाती है वो है लंबी दूरी तक सटीक हमला करने की इसकी ताकत। चीन का दावा है कि PHL-16 रॉकेट लॉन्चर करीब 360 किलोमीटर की दूरी तक हमला कर सकता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ताइवान का एक भी इलाका इसकी रेंज से बाहर नहीं है, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच मौजूद समुद्री गलियारा करीब 160 किलोमीटर तक फैला है और ताइवान की चौड़ाई करीब 140 किलोमीटर है। यानी चीन का ये रॉकेट लॉन्चर उसकी पूर्वी सरहद से ताइवान के किसी भी इलाके में आसानी से तबाही मचा सकता है। लेकिन चीन ताइवान को सिर्फ अपने हथियारों का खौफ नहीं दिखा रहा, बल्कि दावा है कि वो ताइवान को कमजोर करने के लिए साइबर हमलों का भी सहारा ले रहा है, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक पिछले 6 महीने में चीन के हैकरों ने ताइवान पर साइबर हमले तेज कर दिए, जिसमें खासतौर से वहां की सरकार और सेना से जुड़ी वेबसाइटों को निशाना बनाने की बात सामने आई। यही नहीं, यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के हैकर ताइवान के डिफेंस नेटवर्क सिस्टम में भी सेंध लगा चुके हैं और दावा है कि वो ताइवान की सेना की योजनाएं, उसकी ताकत, उसकी कमजोरी और कई बड़े सैन्य अधिकारियों से जुड़ी जानकारियां चुराने में कामयाब रहे। यानी साइबर हमले के जरिए चीन ने वो जानकारियां हासिल कर लीं जो जंग के हालात में ताइवान के लिए मुसीबत बन सकती हैं। हालांकि चीन के बढ़ते साइबर हमलों से निपटने के लिए ताइवान अपनी साइबर सुरक्षा को मजबूत करने में जुट गया, जबकि चीन की सैन्य चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए ताइवान अपनी सेना की ताकत बढ़ाने में लगा है और माना जा रहा है कि अमेरिका उसके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा है। और यूरेशियन टाइम्स के मुताबिक आने वाले कुछ ही महीनों में ताइवान को अमेरिका से खतरनाक एब्रम्स टैंक मिल सकते हैं। अमेरिका और ताइवान के बीच ये डील साल 2019 में हुई थी, जिसके तहत ताइवान को अमेरिका से 108 एब्रम्स टैंक मिलेंगे।
ये टैंक बेहद ताकतवर माने जाते हैं और ये ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर भी करीब 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये टैंक 3 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में भी सक्षम है। साल 2019 में हुए उस समझौते के तहत ताइवान को अमेरिका से एब्रम्स टैंक के अलावा जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी मिलेंगी। यही नहीं, अमेरिका जल्द ही ताइवान के M60 टैंकों को अपग्रेड करने का काम भी शुरू करने वाला है। यानी अमेरिका चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान की हर जरूरत पूरी करने में जुटा है। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. ये नया इंडिया, नए नजरिए का इंडिया, जहां लोगों का नंबर 1 भरोसा बनता है वो जो उनके मुद्दे, उनकी आवाज निडर होकर उठाता है, लोगों की नंबर 1 पसंद बनता है वो जो सिर्फ रफ्तार नहीं जिम्मेदारी पर भी विश्वास रखता है। देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बनता है वो जो देश हित और जनहित दोनों को सर्वोपरि समझता है। न्यूज़ 18 इंडिया, नए इंडिया का नया नंबर 1 न्यूज चैनल। It's time to break free. Break away to the greens. Start again and just let it all go. With JK Tyre's Ranger 80. JK Tyre, total control. खबर आई कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से। वहां एक या दो नहीं बल्कि एक साथ 48 प्राइवेट स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिससे पूरे शहर में हड़कंप मच गया। यह धमकी एक ईमेल के जरिए दी गई, लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि धमकी भरा ईमेल एक साथ सभी स्कूलों को भेजा गया, जिसमें यह दावा किया गया कि स्कूलों के अंदर बम रखे हुए हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। इस धमकी भरे ईमेल के मिलने की सूचना फौरन पुलिस और प्रशासन को दी गई। एहतियातन सभी 48 स्कूलों से करीब 5000 बच्चों और स्टाफ को बाहर निकाल लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थोड़ी देर में सभी स्कूलों में बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचकर बमों की तलाश में जुट गए और स्कूल के अंदर और बाहर चप्पे चप्पे की तलाशी ली जाने लगी, क्योंकि एक साथ 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलना कोई मामूली बात नहीं है। इसी वजह से हर एक चीज को खंगालने का काम शुरू कर दिया गया। इस बीच स्कूल की तरफ से फौरन बच्चों के घर वालों को भी इसकी सूचना दे दी गई, जिसके बाद शहर के उन सभी 48 स्कूलों के बाहर बच्चों के घर वालों की भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया, क्योंकि हर कोई अपने बच्चे को सही सलामत स्कूल से घर ले जाने की कोशिश में दिखा। बेंगलुरु शहर के एक स्कूल के बाहर से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में स्कूल के गेट के बाहर बच्चों के घर वालों की भीड़ दिखाई दी। वहाँ मौजूद हर आदमी और महिला अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर परेशान नजर आए, क्योंकि शहर के 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी से पूरे शहर में दहशत फैल गई। और जानकारी के मुताबिक धमकी देने वाले ने एक साथ 48 स्कूलों को ईमेल भेजे, जिसमें उसने ये दावा किया कि स्कूल के अंदर ही बम छिपा कर रखा गया है जो किसी भी वक्त फटकर तबाही मचा सकता है। इस धमकी के फौरन बाद सभी स्कूलों से बच्चों और स्टाफ को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया गया, ताकि किसी भी अनहोनी से पहले ही स्कूलों को खाली किया जा सके। जानकारी के मुताबिक जिन 48 स्कूलों में बम रखने और वहां तबाही मचाने की धमकी दी गई, उनमें पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 5000। और इसी वजह से धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद शहर के 48 प्राइवेट स्कूलों ने पुलिस और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन ने बच्चों और वहां काम करने वाले कर्मचारियों को फौरन निकालने का काम शुरू किया और कुछ ही घंटों के अंदर 48 स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 5000 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस बीच शहर के एक स्कूल से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें एक तस्वीर में स्कूल के अंदर एक ग्राउंड में बड़ी संख्या में बच्चे दिखाई दिए, जबकि स्कूल के बाहर घर वाले अपने बच्चों के निकलने का इंतजार करते नजर आए। दूसरी तरफ सूचना मिलने के तुरंत बाद सभी 48 स्कूलों में बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ भारी संख्या में पुलिस के जवान पहुंचकर बम की तलाश में जुट गए। स्कूल के अंदर और बाहर एक एक चीज को खंगालने का काम शुरू कर दिया गया। और इस अफरा तफरी के बीच राज्य के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार उन्हीं 48 स्कूलों में एक स्कूल पहुंच गए और वहां हालात का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये बताया कि एक साथ 48 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी की खबर मिलने के बाद
वो भी सतर्क हो गए, क्योंकि जिन 48 स्कूलों को धमकी मिली उनमें कुछ स्कूल डीके शिव कुमार के घर के नजदीक है। इसी वजह से ईमेल भेजकर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद वो एक्शन में आ गए। वो फौरन पास के ही एक स्कूल में पहुंच गए और वहां के हालात का जायजा लिया। इस दौरान वो स्कूल के अंदर अधिकारियों से बातचीत करते भी दिखाई दी। बाद में उन्होंने बताया कि ईमेल भेजकर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी महज एक अफवाह थी और ये काम कुछ शरारती तत्वों का हो सकता है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने आरोपियों के जल्द पकड़े जाने का भरोसा भी दिया। I think within few hours, my crime department, cyber crime department will trap them. It is a hoax call. हालांकि स्कूलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को किसी भी स्कूल से किसी तरह का कोई बम या विस्फोटक बरामद नहीं हुआ, लेकिन स्कूलों में बम रखने या फिर स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी पिछले साल 8 अप्रैल को बेंगलुरु के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और इस दौरान शहर के 7 स्कूलों को निशाना बनाने की धमकी दी गई थी। हालांकि जांच के बाद ये सिर्फ अफवाह निकली थी, लेकिन इस बार एक साथ 48 प्राइवेट स्कूलों को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मतलब पिछली बार की तुलना में इस बार 2 गुने से भी ज्यादा स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई। और इसी वजह से इस धमकी के मिलने के बाद स्कूल प्रशासन के साथ पुलिस अधिकारियों के भी होश उड़ गए। राहत की बात यह रही कि सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस को किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज बरामद नहीं हुई, लेकिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। दिल्ली में इसी साल अब तक 4 स्कूलों को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है। हालांकि ये सभी धमकियां भी अफवाह साबित हुई। उधर बड़ी खबर आ रही है राजस्थान चुनाव से जुड़ी। एग्जिट पोल के आंकड़े आने के बाद राजस्थान में बीजेपी ने चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस पर हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश करने का आरोप लगाया है। हालांकि कांग्रेस ने निर्दलीय विधायकों और छोटे दलों के संपर्क में होने की बात कबूल भी की, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए कांग्रेस ने बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट भी बुक करा लिए हैं और उनका दावा है कि चुनाव नतीजे आने के बाद कांग्रेस वहीं से हॉर्स ट्रेडिंग का काम शुरू कर देगी। बीजेपी ने यह आरोप एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद लगाए, क्योंकि कई एग्जिट पोल बता रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है, जबकि बीजेपी का दावा है कि राज्य से अशोक गहलोत की सरकार का जाना तय है। बीजेपी का आरोप है कि इसी वजह से नतीजे आने से पहले ही हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों की खरीद फरोख्त की तैयारी शुरू कर दी गई है और इसके लिए कांग्रेस ने बेंगलुरु में 2 रिजॉर्ट भी बुक करा लिए। बीजेपी नेता किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद बेंगलुरु में बुक कराए रिजॉर्ट से कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का काम शुरू कर देगी। विश्वस्त सूत्र से पता लगा है कि इन्होंने बेंगलोर में 2 रिजॉर्ट बुक कर लिए हैं और वहाँ 2 दिन बाद देख लेना ये सारा हॉर्स ट्रेडिंग का काम वहीं से चलेगा। बीजेपी के इन आरोपों के बाद न्यूज 18 ने कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास से बात की और उन्होंने यह माना कि कांग्रेस निर्दलीय उम्मीदवारों के संपर्क में है। और यदि मान लो डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ये कह रहे हैं, डॉक्टर साहब की बात में दम भी मान ले, तो यदि ये जो आंकड़ा आ रहा है एग्जिट पोल का तो बीजेपी कांग्रेस दोनों सब तैयारी करेगी। राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या 200 है। चुनाव 199 पर हुए। राज्य में सरकार बनाने का जादुई आंकड़ा 100 का है और 2 एग्जिट पोल ऐसे रहे जिनमें कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की लड़ाई में कांग्रेस को बढ़त के संकेत मिले। एक्सिस माई इंडिया ने कांग्रेस को 86 से 106 के बीच सीटें मिलने का अनुमान जताया, जबकि सीएनएक्स ने कांग्रेस को 94 से 104 के बीच सीटें मिलने का अनुमान जताया। देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया 3 दिसंबर काउंटिंग डे पर अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है एक खास कॉन्टेस्ट। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर आप मौका पा सकते हैं स्मार्टफोन जीतने का। कॉन्टेस्ट में रजिस्टर करने के लिए अभी 9990898918 पर मिस्ड कॉल दें। काउंटिंग डे के सबसे तेज और सटीक नतीजों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया। उधर बड़ी खबर आई रूस से। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपने देश की महिलाओं से 8 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की हैरान करने वाली अपील कर दी। ऐसा इसलिए ताकि रूस की घटती आबादी को बढ़ाया जा सके। खबर के मुताबिक यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से रूस की जनसंख्या लगातार घट रही है। कहा जा रहा है कि इसका असर रूस की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ रहा है और माना जा रहा है कि लंबी जंग के बीच गिरती जनसंख्या से परेशान होकर ही पुतिन ने अपने देश की महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुहार लगाई। दावा किया गया कि यूक्रेन जंग के बीच रूस के लोग बच्चे पैदा करने से पीछे भी हट रहे हैं, लेकिन अब पुतिन ने अपने देश की महिलाओं से 8 या उससे भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुहार लगाई।
यूक्रेन के साथ जंग में रूस के मरने वाले सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जबकि जंग के बीच रूस के लोग ज्यादा बच्चे पैदा करने के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि उनके बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जंग शुरू होने के बाद रूस की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा। माना जा रहा है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए ही रूस में लोग बच्चे पैदा करने का रिस्क नहीं लेना चाहते। लेकिन अब जब रूस की जनसंख्या तेजी से कम हो रही है तो पुतिन की चिंता बढ़ गई और उन्होंने देश की महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर दी, क्योंकि यूक्रेन से जंग शुरू होने के बाद लाखों लोग रूस छोड़कर दूसरे देशों में रहने चले गए। खबर के मुताबिक जंग के पहले साल में रूस की जनसंख्या में करीब 5.5 लाख की गिरावट दर्ज की गई थी, क्योंकि जंग में हजारों सैनिक मारे गए जबकि लाखों लोगों ने रूस छोड़ दिया। यही वजह रही कि वहां की जनसंख्या में तेजी से गिरावट आई। इसीलिए अब पुतिन ने रूस की महिलाओं से 8 या उससे भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर दी। पुतिन ने ये चिंता जताई कि छोटे परिवारों की वजह से रूस में जनसंख्या कम हो रही है, जिसका असर भविष्य में बुरे प्रभाव के तौर पर सामने आ सकता है। जानकारी के मुताबिक 1 जनवरी 2023 को रूस की जनसंख्या 14 करोड़ 64 लाख से ज्यादा थी, लेकिन ब्रिटेन के अखबार द इंडिपेंडेंट के मुताबिक पुतिन के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से रूस की आबादी लगातार कम हो रही है और इसमें काम करने लायक उम्र वाले लोगों की संख्या ज्यादा घटी है, जिससे रूस के सामने आर्थिक संकट भी बढ़ गया। हालांकि पुतिन ने ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील अचानक नहीं की, बल्कि वो पहले ही रूस में ऐसी योजनाएं चला रहे हैं जिससे ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को फायदा पहुंचे। लेकिन बताया जा रहा है कि इसके बावजूद रूस के लोग बच्चे पैदा करने से पीछे हट रहे हैं और यही वजह बताई गई कि पुतिन को महिलाओं से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील करनी पड़ गई, क्योंकि तेजी से घटती जनसंख्या का असर रूस की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। और पश्चिमी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस आर्थिक मंदी का सामना भी कर रहा है। हालांकि इसके बावजूद पुतिन ने जनसंख्या को बढ़ाने के लिए ऐसी योजनाएं भी चलाई जिनका फायदा उठाने के लिए लोग ज्यादा बच्चे पैदा करें। लेकिन कहा जा रहा है कि जंग की लपटों के बीच घिरे रूस के लोग खौफ में हैं और इसीलिए वो परिवार बढ़ाने से पीछे हट रहे हैं। दावा है कि रूस की तेजी से घट रही जनसंख्या का असर वहां की सैन्य ताकत पर भी पड़ सकता है और पुतिन ये कतई नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो। माना जा रहा है कि इसीलिए उन्होंने महिलाओं से 8 से भी ज्यादा बच्चे पैदा करने की गुहार लगाई। उधर बड़ी खबर आई रूस और नेटो के सदस्य देश फिनलैंड में टकराव बढ़ने से जुड़ी। खबर है कि रूस से हो रही घुसपैठ से तंग आकर फिनलैंड ने रूस से लगने वाली अपनी सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया। फिनलैंड ने आरोप लगाया कि उसके देश में रूस से अवैध प्रवासी लगातार घुस रहे हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक फिनलैंड ने यह भी आरोप लगाया कि रूस अवैध प्रवासियों का इस्तेमाल कर उसके खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है। पिछले हफ्ते भी फिनलैंड ने रूस से लगने वाले अपने कई चेक पॉइंट बंद कर दिए थे और यही वजह रही कि रूस फिनलैंड पर आग बबूला हो उठा, क्योंकि रूस ने पहले ही फिनलैंड को धमकी दी थी कि वो ऐसा न करे। लेकिन अब जब फिनलैंड ने रूस से लगने वाली अपनी सीमा को पूरी तरह बंद करने का फैसला लिया तो दोनों के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया, क्योंकि फिनलैंड ने रूस से लगती अपनी सीमा को ही बंद नहीं किया बल्कि न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उसने पुतिन पर उसके खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगा दिया। पिछले हफ्ते भी फिनलैंड ने रूस से लगने वाले अपने कई चेक पॉइंट बंद कर दिए थे। ऐसा इसलिए ताकि रूस से फिनलैंड में घुसने वाले अवैध प्रवासियों को रोका जा सके। लेकिन इस बार तो समझो फिनलैंड ने रूस के मुंह पर तमाचा ही जड़ दिया, क्योंकि फिनलैंड ने सीना ठोक कर यह ऐलान कर दिया कि वो 2 हफ्तों के लिए अपनी सीमा पूरी तरह बंद रखेगा। यानी पहले ही गुस्से की आग में धधक रहे रूस को फिनलैंड ने और ज्यादा भड़काने का काम कर दिया। लेकिन फिनलैंड ने सीमा बंद करने के साथ ही रूस पर यह आरोप भी लगाया कि रूस की वजह से ही उसे यह कदम उठाना पड़ा। फिनलैंड के मुताबिक पिछले महीने रूस से करीब 1000 से ज्यादा लोग अवैध तरीके से उसके देश में घुस गए, जिसकी वजह से उसके देश में सुरक्षा का खतरा बढ़ गया। फिनलैंड रूस के साथ 1340 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। फिनलैंड के मुताबिक इस महीने में ही रूस से करीब 1000 अवैध प्रवासी उसके देश में घुसे। फिनलैंड इस साल नेटो का सदस्य बना है, जबकि रूस ये नहीं चाहता था कि वो किसी भी सूरत में नेटो में शामिल हो। रूस ने इसके लिए फिनलैंड को धमकाया भी था, लेकिन इसके बावजूद फिनलैंड नेटो का सदस्य बनने से पीछे नहीं हटा। लेकिन फिनलैंड का आरोप है कि नेटो में शामिल होने के बाद से रूस ने उसके लिए मुश्किलें और ज्यादा खड़ी की हैं और रोजाना उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश की है कि उसने नेटो का सदस्य बनकर अच्छा नहीं किया। लेकिन अब जब ये खबर आई कि फिनलैंड ने रूस से लगने वाली अपनी सीमा को पूरी तरह बंद कर दिया तो दोनों देशों में तलवारें खिंच गईं।
हालांकि फिनलैंड ने रूस के लिए अपनी हवाई और समुद्री सीमा को बंद नहीं किया, लेकिन उसने यह आरोप लगाया कि रूस अवैध प्रवासियों को फिनलैंड में घुसाने में मदद कर रहा है। और तो और फिनलैंड ने यह भी दावा कर दिया कि रूस अवैध प्रवासियों का इस्तेमाल किसी मोहरे की तरह कर रहा है। आशंका जताई गई कि रूस अवैध प्रवासियों के रूप में अपने सैनिकों को भी फिनलैंड भेज सकता है। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद फिनलैंड और रूस के बीच रिश्ते काफी खराब हुए हैं, क्योंकि फिनलैंड ने यूक्रेन को हर तरीके की मदद की और यही वजह रही कि रूस को फिनलैंड फूटी आंख नहीं सुहाता। लेकिन अब फिनलैंड ने वही काम कर दिया जो रूस नहीं चाहता था। उसने न सिर्फ अपनी सीमा को बंद किया, बल्कि रूस पर अवैध प्रवासियों के जरिए उसके खिलाफ साजिश रचने का भी आरोप लगा दिया। हालांकि अपने ऊपर लगे आरोप को रूस ने गलत बताया और साफ कह दिया कि नेटो देश उसे बदनाम करने के लिए उसके खिलाफ ही साजिश रच रहे हैं। और रूस का गुस्सा नेटो के सदस्य देश पोलैंड पर भी फूटा। ऐसा इसलिए क्योंकि पोलैंड ने फिनलैंड की मदद का ऐलान किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक रूस से बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड ने अपने कुछ सैनिकों को फिनलैंड की सीमा पर तैनात करने की तैयारी तेज कर दी। लेकिन जैसे ही इसकी खबर पुतिन को मिली, उनका गुस्सा भड़क गया, क्योंकि पोलैंड नेटो का वो देश है जो यूक्रेन जंग की शुरुआत से ही रूस के खिलाफ खड़ा है और जेलेंस्की की सेना को मदद भेज रहा है। पोलैंड है तो छोटा, लेकिन वो पुतिन के लिए मुसीबत बना है और इसीलिए वो उनके निशाने पर भी है। लेकिन अब जब खबर आई कि वो फिनलैंड की सीमा पर अपने सैनिकों की तैनाती की तैयारी कर रहा है, तो रूस के भी होश उड़ गए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक पोलैंड अपने दोस्त फिनलैंड पर बढ़ रहे खतरे को देखते हुए जल्द उसकी सीमा पर अपने कुछ सैनिकों की तैनाती कर सकता है। लेकिन खबर है कि जैसे इसकी भनक रूस को लगी, रूस ने पोलैंड को भी ये धमकी दी कि अगर उसने अपने सैनिकों को फिनलैंड भेजा तो रूस पोलैंड के सैनिकों को भी अपने लिए खतरे के तौर पर देखेगा और उस खतरे से निपटने के लिए रूस कुछ भी करेगा। मतलब अगर पोलैंड फिनलैंड की सीमा पर अपने सैनिकों को तैनात करता है तो रूस से उसे लोहा लेना पड़ सकता है। यूक्रेन जंग के बीच रूस ने पोलैंड को न सिर्फ खुद धमकाया है, बल्कि आरोप है कि रूस ने अपने जिगरी दोस्त बेलारूस के जरिए भी पोलैंड के लिए मुसीबतें खड़ी की। पोलैंड के मुताबिक इस साल बेलारूस से 25,000 से ज्यादा लोगों ने उसके देश में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश की। हालांकि बढ़ते खतरे को देखते हुए पोलैंड ने बेलारूस से लगी सीमा पर बैरियर भी लगाए, लेकिन इसके बावजूद अवैध प्रवासियों की घुसपैठ कम नहीं हुई। मतलब ये कि जिस तरह का दर्द फिनलैंड को रूस से मिल रहा है, वैसा ही हाल पोलैंड का भी है और इसीलिए दोनों ने मिलकर रूस के खतरे से निपटने की तैयारी तेज कर दी। उधर इस बीच पाकिस्तान से आतंकवाद से जुड़ी एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सारी दुनिया को चौंका दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवादियों पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए विभाग ने दावा किया कि वहां मौजूद महिला आतंकियों ने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा। हैरत की बात यह है कि पाकिस्तान इन महिला आतंकियों को कई साल से ढूंढ रहा है, लेकिन वो इन्हें पकड़ने में अब तक कामयाब नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए बनाए गए विभाग को 51 महिला आतंकवादियों की तलाश है और इन्हें वो 2014 से पकड़ने की कोशिश में लगा हुआ, क्योंकि आरोप है कि इन महिलाओं ने पाकिस्तान में कई आतंकवादी गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। और सूत्रों का दावा है कि इनमें कई महिलाएं तो सीधे सीधे आतंकवादी हमलों का भी हिस्सा रही, जिसका मतलब ये कि पाकिस्तान आखिरकार ये मानने पर मजबूर हो गया कि उसके यहाँ महिलाएं भी आतंक फैलाने में पुरुषों के बराबर ही सक्रिय हैं। और सूत्रों के मुताबिक इनमें ज्यादातर महिला आतंकी पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके की बताई गई। ये वही इलाका है जो पाकिस्तान के सबसे बड़े दुश्मन टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान का गढ़ माना जाता है। और इसी वजह से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को इस बात का शक भी है कि ये सभी महिलाएं टीटीपी की महिला आतंकी विंग का हिस्सा भी हो सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान को जिन 51 महिला आतंकवादियों की तलाश है, उनमें 30 महिलाएं ऐसी हैं जिन पर सीधे तौर पर आतंकी हमलों में शामिल होने का आरोप है। इसके अलावा 13 महिलाओं पर आतंकी घटनाओं के लिए फंडिंग जुटाने का शक जताया गया। सूत्रों के मुताबिक इनमें कई महिलाएं लोगों को अगवा कर पैसे की उगाही का काम करती हैं और माना जाता है कि 3 महिलाओं को टारगेट किलिंग यानी अपने शिकार को ढूंढकर मारने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसी वजह से इन महिला आतंकियों की तलाश में पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन सूत्रों का मानना है कि उसे इसमें कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हो पाई। बताया गया कि पाकिस्तान के खुफिया विभाग को पिछले 9 साल से इन महिला आतंकियों की तलाश है, जिसके लिए कई बार अलग अलग जगहों पर छापे भी मारे जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इन 51 महिला आतंकियों में एक भी पाकिस्तान के हाथ नहीं लग पाई। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान से आया एक वीडियो वहां की कंगाली का सबूत देता नजर आया। आरोप लगा कि इस वीडियो में
पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की एक महिला अफगानी बुर्का पहनकर अफगान नागरिकों के इलाके में भीख मांगती नजर आई और उस वीडियो में वो महिला खुद को अफगान बताती नजर आई। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान में कंगाली चरम पर है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि पाकिस्तानी नागरिकों को भीख तक मांगनी पड़ रही है, लेकिन सड़कों पर उतरकर भीख मांगने में उन्हें शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ रहा है और इसीलिए वो अपनी पहचान छिपाकर सड़कों पर मदद मांग रहे हैं। आरोप है कि इसी वजह से पाकिस्तानी होने के बावजूद उस महिला ने अफगानी बुर्का पहनकर भीख मांगी। हालांकि ये पैंतरा उसे भारी पड़ गया क्योंकि वहाँ के एक अफगान शरणार्थी ने उसके इस झूठ को पकड़ लिया। अफगान तो इस तरह रोड पे नहीं भीख मांगता। इसके बाद वीडियो बनाने वाला वो आदमी इस बात पर अड़ गया कि वो तब तक उस महिला को वहां से जाने नहीं देगा जब तक वो सच्चाई नहीं बताती। उसके बाद उस महिला को आखिरकार ये मानना पड़ा कि उसने जानबूझकर अफगानी बुर्के का इस्तेमाल किया ताकि उसे अफगानों की बस्ती में भीख मिल सके। यहाँ पे देखो ना तेरा। हालांकि उस महिला के इस तरह के बर्ताव से वीडियो बनाने वाला अफगानिस्तान का शरणार्थी बुरी तरह झुंझला गया। इसके बाद उसने उस महिला को ये चेतावनी दी कि अगर वो दोबारा इस तरह से अफगानी बुर्का पहनकर उस इलाके में भीख मांगती दिखी तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। उधर बड़ी खबर आई आर्मेनिया और अजरबैजान के विवाद से जुड़ी। खबर है कि अजरबैजान अमेरिका पर बुरी तरह भड़का हुआ है क्योंकि उसका आरोप है कि अमेरिका उसके दुश्मन आर्मेनिया का साथ दे रहा है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अजरबैजान के राष्ट्रपति ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से इस बारे में फोन पर बातचीत करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और बताया गया कि इस दौरान अजरबैजान ने यह धमकी भी दी कि अगर अमेरिका इस मामले में आर्मेनिया के साथ खड़ा रहा तो अमेरिका से उसके रिश्ते खराब हो सकते हैं। मतलब अजरबैजान ने अमेरिका को यह चेतावनी दे दी कि अमेरिका को आर्मेनिया और उसके झगड़े में से दूरी बनानी चाहिए। उसका आरोप है कि अमेरिका लगातार आर्मेनिया की मदद कर रहा है और अजरबैजान के मुताबिक इसी वजह से आर्मेनिया लगातार ताकतवर होता जा रहा है। मतलब सीधे शब्दों में उसने अमेरिका को यह जता दिया कि वो अजरबैजान के दुश्मन की मदद करना बंद कर दे वरना अमेरिका और अजरबैजान के रिश्ते खराब हो सकते हैं। और ये चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलियव ने दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अजरबैजान के राष्ट्रपति ने इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और अमेरिका को ये नसीहत दी कि वो इस जंग से दूर ही रहे तो बेहतर है। अजरबैजान ने आरोप लगाया कि अमेरिका आर्मेनिया को हथियारों की मदद करता है और फिर उन्हीं हथियारों के दम पर नागोर्नो कराबाख इलाके में खून खराबा होता है। कुछ महीने पहले अमेरिका ने आर्मेनिया के साथ मिलकर वहां एक बड़ा युद्धाभ्यास भी किया था। मतलब अजरबैजान ने सीधे सीधे वहां मचे बवाल के लिए अमेरिका को ही निशाने पर ले लिया क्योंकि नागोर्नो कराबाख वो इलाका है जिसके लिए आर्मेनिया और अजरबैजान कई दशकों से जंग लड़ रहे हैं। हालांकि अजरबैजान ने कुछ महीनों पहले यह दावा किया था कि उसने आर्मेनिया से जारी इस जंग को जीत लिया है, लेकिन आरोप है कि नागोर्नो कराबाख में बवाल इसके बाद भी नहीं थमा। नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया और उसके पड़ोसी अजरबैजान के बीच विवादित इलाका है। अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया वहां विद्रोही गुटों को शह देता है और उसी के इशारों पर अजरबैजान पर हमले होते हैं। हालांकि कुछ महीनों पहले अजरबैजान ने यह ऐलान किया था कि उसने नागोर्नो कराबाख इलाके में पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन इसके बाद भी वहां झड़प की खबरें सामने आईं और अजरबैजान का आरोप है कि इसके लिए जितना जिम्मेदार आर्मेनिया है उतना ही जिम्मेदार अमेरिका भी है क्योंकि अजरबैजान के मुताबिक नागोर्नो कराबाख इलाके में विरोध की आग सुलगाने में आर्मेनिया की मदद अमेरिका ने भी की। हालांकि इस मामले में अजरबैजान सिर्फ अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं मानता बल्कि उसकी इस लिस्ट में फ्रांस भी शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीनों पहले फ्रांस ने आर्मेनिया के साथ हथियारों की एक बड़ी डील करने का ऐलान किया था, जिसके बाद वो अजरबैजान के निशाने पर आ गया था क्योंकि ये समझौता ऐसे वक्त पर हुआ था जब नागोर्नो कराबाख पर अजरबैजान ने कब्जे का दावा कर दिया था और इसके बाद आर्मेनिया उसे जवाब देने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया था। और इसी बीच आर्मेनिया पहुंची फ्रांस की विदेश मंत्री ने आर्मेनिया की मदद का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद जंग की आग एक बार फिर भड़कने की आशंका जताई जाने लगी थी और इसी वजह से अजरबैजान फ्रांस पर आग बबूला हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे वो अभी अमेरिका पर बरसा क्योंकि उसका आरोप है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश आर्मेनिया की लगातार मदद करके इस जंग को कभी खत्म नहीं होने देना चाहते। इधर कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी भारतीय शेयर बाजार में तेजी रही और सेंसेक्स 492 अंक चढ़कर बंद हुआ। इस दौरान मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली।
और सबसे ज्यादा तेजी पावर, रियल एस्टेट और एफएमसीजी सेक्टर के शेयरों में रही। यही नहीं, दिन के कारोबार के दौरान निफ्टी 20,291 के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। ऑटो को छोड़कर बीएसई के बाकी सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए, जिससे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 492 अंक चढ़कर 67,481 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 134 अंकों की तेजी के साथ 20,267 के स्तर पर पहुंच गया। और शेयर बाजार की खबर तो आपको कई जगह मिल जाएगी, लेकिन शेयर बाजार का एक्सपर्ट आपको बनाएगा सिर्फ मनी कंट्रोल प्रो।